बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3 और इसी एक वीडियो के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। कोई से तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है, सम मीन उनको प्लस करना है। तीन कंसेक्टिव नंबर्स हमारे पास होने चाहिए और उनको ऐड करना है, तो उनका आंसर बनता है 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। हमने उन इंटीजर्स को फाइंड करना है कि वो कौन से ऐसे कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनको ऐड करें कि आंसर 42 बने। तो अभी मैं सबसे पहले आपको कंसेक्टिव नंबर समझाता हूँ और उसके बाद हम आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है और किस तरह से शुरू करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले कंसेक्टिव नंबर समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 6, 7, 8। ये तीनों नंबर कंसेक्टिव हैं। या फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, 9, 10, 11, ये भी कंसेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से सीरीज में एक हम तीन नंबर सपोज करते हैं तो वो कंसेक्टिव होंगे। 1, 2, 3 भी कंसेक्टिव है, 3, 4, 5 कंसेक्टिव है। तो मतलब जिन नंबर्स का डिफरेंस आप समझ लें कि 1 है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तो उनको हम कंसेक्टिव नंबर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 6, 7, 8 कंसेक्टिव हैं, तो अगर मैं 7 और 8 को 6 की फॉर्म में लिखूं, 6 एज इट रहेगा। 7 को हम लोग लिख सकते हैं 6 + 1, तो ये 7 ही है, मैंने जस्ट इसको स्प्लिट किया है। उसके बाद 8 को हम लोग लिख सकते हैं 6 + 2, तो ये 8 को मैंने स्प्लिट किया है, जस्ट 6 की फॉर्म में इस नंबर को कन्वर्ट किया है और इस नंबर को भी कन्वर्ट किया है। अगर ये तीनों नंबर कंसेक्टिव हैं तो ये भी कंसेक्टिव ही रहेंगे। अगर 6 का मैं नाम रख दूं x, तो 6 की जगह पर आ जाएगा x और +1 वैसे ही। यहाँ पर भी 6 की जगह पे x आ जाएगा और +2 वैसे ही। अगर ये तीनों कंसेक्टिव थे 6, 7, 8, तो 6, 6 + 1, 6 + 2 ये भी कंसेक्टिव रहेंगे। इसी तरह से x और x+1 और x+2 भी क्या रहेंगे, कंसेक्टिव। तो इट मीन्स के जो कंसेक्टिव नंबर्स जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, जो जनरल नंबर हैं, वो हमारे पास ये होंगे x, x+1 और x+2। सबसे पहले हम ये नंबर सपोज कर लेंगे और फिर इन तीनों को करेंगे प्लस, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर। तो सम का मतलब होता है प्लस करना है, तो ये सम का मीनिंग प्लस होगा। तो सबसे पहले ये नंबर सपोज करते हैं, उसके बाद इनको ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो उनका आंसर बनेगा इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, और ये बताया हुआ है उन्होंने 42। तो 42 के इक्वल लिख के हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है, हम लोग लिखेंगे लेट x, x+1 एंड x+2 आर दी रिक्वायर्ड कंसेक्टिव नंबर्स, या फिर रिक्वायर्ड नंबर्स लिख लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और यहाँ पर मैं ATGC लिख रहा हूँ, ATGC, इसका मतलब होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये कोई एब्रीवेशन नहीं है, जस्ट एक शॉर्टकट है, आप लोग भी लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि x, x+1 और x+2 जब इन तीनों को करते हैं प्लस, तो इनका आंसर इक्वल आता है 42 के। इज का मतलब है इज इक्वल टू, ये 42 के इक्वल आता है। अब यहाँ पर एक एक्स ये वाला, एक एक्स ये वाला और एक एक्स ये वाला, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3x, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3। तो ये आ गया 3x + 3 इज इक्वल टू 42। ये 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा और लेफ्ट साइड पे रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 42 - 3, और लेफ्ट साइड पे आता है 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 39। और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा 39/3। और 39 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा कैलकुलेटर, मैंने यूज़ कर लिया है, तो इसका आंसर बनेगा 13। अब ये हमारे पास पहला रिक्वायर्ड नंबर होगा 13। पहला नंबर हमने x सेलेक्ट किया था, दूसरा है x+1 और तीसरा नंबर है x+3। अब हम लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो मतलूबा नंबर्स हैं वो हमने लिख के बताने भी हैं। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला नंबर जो हमने सपोज किया था तो वो था x, और x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 13, ये पहला नंबर बन गया। दूसरा नंबर जो हमने सपोज किया है वो है x+1, तो हम लोग लिखेंगे x+1 और x की जगह पर x की वैल्यू लिखेंगे 13, और आगे है प्लस, प्लस लगाएंगे और आगे है 1, 1 लिखेंगे। 13 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 14, तो दूसरा नंबर बन गया 14। इसके बाद अगला नंबर हमने जो लेट किया था वो था x+2, तो ये आ जाएगा x+2
इज इक्वल टू एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू 13 प्लस 2, वैसे 13 में 2 प्लस करेंगे तो बनेगा 15। लीजिए ये वो तीन नंबर्स हैं 13, 14, 15 जिनको ऐड करने से 42 बनता है। इस तरह से ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम की मैं आपको सबसे पहले स्टेटमेंट बताता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर दी गई है और इसकी अब स्टेटमेंट देखते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। एक डायग्राम दी गई है, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दी गई है, वो राइट एंगल ट्राइंगल को शो करती है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 का होता है और ये जो बॉक्स है ये 90 के एंगल को शो करता है। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ए सी, यहाँ ए से लेकर सी तक जो लेंथ है वो प्रोवाइड की गई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसके साथ लिखा हुआ है सेंटीमीटर। एंड उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस के रूट 15। तो इसका जो एरिया है, एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी एम स्क्वायर, ये प्रोवाइड किया गया है। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ। हमने लेंथ फाइंड करनी है ए बी की। हमने ये जो ए से लेकर बी तक लेंथ बनती है जिसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, इसको हमने एवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है। इसके आगे क्या बोला गया है, इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। मतलब जो आंसर हो वो इस फॉर्म का होना चाहिए जिसके अंदर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 हो और इसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट हो सकते हैं ए और बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ये कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे, क्वांटाइज नंबर होंगे, गिनती वाले कोई भी नंबर प्लस माइनस के हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें एक साइड प्रोवाइड की गई है और ये एक एल्टीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है और हमें एरिया प्रोवाइड किया गया है। तो जो गिवन चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। सिंस वी आर गिवन दैट हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। आप लोगों ने क्वेश्चन को इसी तरह से स्टार्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक साइड हमको प्रोवाइड की गई है। एक हमको जो साइड प्रोवाइड की गई है वो ए सी है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15, और हमने ए बी साइड फाइंड करनी है। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। तो इसमें ए बी को हमने एल्टीट्यूड कंसिडर किया है और इसको बेस कंसिडर किया है। तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसमें जो वैल्यूज़ हमको प्रोवाइड की गई हैं वो यहाँ पे पुट करते हैं और जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसको हम फाइंड करते हैं। लो जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको सबसे पहले प्रोवाइड किया गया है जो कि है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। इनके यूनिट सबसे एंड पे जाके लगा लेंगे और ये 1/2 एज इट इनटू ए बी को फाइंड करना है तो ए बी को हम वैसे ही लिख लेते हैं और उसके बाद ए सी की वैल्यू गिवन है और मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है, इस ब्रैकेट को मैं बॉक्स ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि राउंड ब्रैकेट मैंने अंदर यूज़ की हुई है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ब्रैकेट क्लोज और आगे बॉक्स ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। और एक और काम यहाँ पे करेंगे कि ये वाली जो टर्म है इधर ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो इसको नीचे लिख देते हैं, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले है और उसके बाद स्क्वायर रूट 5 है। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए बी। और ज़रा गौर करना, एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड को इंटरचेंज करते हैं। ए बी को हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट साइड पर और दूसरी जो लेफ्ट है उसको राइट पे लिख लेते हैं। और एक काम और, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 को स्क्वायर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको करेंगे रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है। अब ये लफ्ज़ रैशनलाइज क्या होता है ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था तो मैं इसको यहाँ पे आपको रैशनलाइज करवाता हूँ। रैशनलाइज मैं इधर ऊपर लिख के करता हूँ,
ज़रा देखिएगा। अब जिस टर्म को हमने रैशनलाइज करना होता है उस टर्म को एक बार हम वैसे लिखते होते हैं। हमने इस वाले टर्म को रैशनलाइज करना है, तो इस टर्म को मैंने ऊपर एक बार एज इट मेंशन किया है। और अब हमने नीचे वाली जो टर्म है इसका साइन चेंज करके इसको ऊपर लिखना है स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको ऊपर लिखेंगे और इसी टर्म को नीचे भी लिखेंगे, और इस तरह करने को हम बोलते होते हैं कि ये हमने रैशनलाइज किया है। तो नीचे भी साइन चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे इसका साइन प्लस था तो साइन माइनस करके ऊपर और नीचे लिख दिया। अब उसके बाद ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई विद सेकेंड टर्म इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब दो एक जैसे नंबर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 एक बार प्लस और एक बार माइनस हों और साथ में मल्टीप्लाई हों, तो पहले नंबर का स्क्वायर आता है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। और ऊपर वाली टर्म्स को हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आम मल्टीप्लिकेशन की जाती है। 2 को सबसे पहले स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसे ही लिखेंगे। 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इरेशनल और ये एक रैशनल नंबर है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद इसी 2 को अगले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसके बाद इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +2 स्क्वायर रूट 15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा 15 × 3। और उसके बाद इसी टर्म को हम लोगों ने अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो बनेगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ, और नीचे हमारे पास रह जाएगा 3 - 5। इसके बाद अच्छा, अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसको वैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब +2 वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 3 आपस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बनेगा 45। और -2 वैसे ही 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 75। और नीचे से जब हम लोग 5 में से 3 निकाल देंगे तो -2 आएगा। अब हम इसको मज़ीद एवेल्यूएट करते हैं। मज़ीद एवेल्यूएट करेंगे तो क्या बनता है देखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स को वैसे ही लिखते हैं। यह आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये प्लस का 2 एज इट 45। 45 के इस तरह के फैक्टर बनाने हैं, 45 के इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि उनमें से एक फैक्टर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 45 होते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, 5 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम 45 को इस तरह से लिख सकते हैं 9 × 5। ऐसा हमने क्यों किया है? इसलिए किया कि 45 में से कुछ पोर्शन जो स्क्वायर रूट में से बाहर आ सकता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जो नहीं आता उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर रख लेंगे। -2 एज इट। इसी तरह से स्क्वायर रूट 75 के भी हम फैक्टर्स बनाते हैं जो कि बनते हैं 25 × 3। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बनेगा, और 25 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और 3 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। और नीचे आता है -2, तो -2 को वैसे ही लिख लेते हैं। अब आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और फिर आता है +2। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। 9 का लिख लिया स्क्वायर रूट 3, और जो स्क्वायर रूट 5 होता है वो पॉइंट में आता है तो उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, और -2 वैसे ही, और आगे 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही लिख लेते हैं, और नीचे आएगा -2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे ही। अब +2 और 3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा -10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में आएगा -2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म के साथ सॉल्व होगी, और स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म के साथ सॉल्व होगी। तो करते हैं इनको।
10 में से अगर हम 2 निकाल दें, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट में से सॉल्व करना है, 10 में से 2 निकाल देंगे क्योंकि इन दोनों के साइन अपोजिट हैं। जब 10 में से हम लोग 2 को निकालेंगे तो बाकी आएगा माइनस का 8 और साथ में स्क्वायर रूट 3 वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद आता है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5। इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, तो 6 में से 4 2 निकाल देंगे तो 4 आएगा, तो वो आएगा प्लस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और नीचे माइनस का 2 वैसे ही। अब इस माइनस के 2 को हम स्प्लिट करके दोनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं, तो उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। ये आएगा माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसके नीचे आ जाएगा -2 और प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर -2। अब ये जो नीचे वाला 2 है इसकी ऊपर वाले 8 के साथ कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 और 2 4 8, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, इसकी भी कटिंग हो जाएगी और इसका फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया और ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो साइड बन जाती है ए बी साइड जो हमने फाइंड करनी थी। इसके साथ यूनिट लगा देना है CM। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलता जुलता है। क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है और उसकी साइड्स हमको गिवन है, एक है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और दूसरी है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका एरिया, वो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। मतलब जो भी आंसर हो उसमें एक नंबर इंटीजर होना चाहिए a और दूसरा नंबर जो है वो भी इंटीजर हो और उसके साथ स्क्वायर रूट 2 हो, स्क्वायर रूट 2 का कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बताता हूँ कि ये हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है जिसमें एक लेंथ प्रोवाइड की गई है 2 स्क्वायर रूट 18 और दूसरी उसकी विड्थ दे दी गई है। एक का नाम हमने रेक्टेंगल रख लिया है और एक का नाम हमने विड्थ रख लिया है और अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है। ये जो गिवन डाटा है इसको हम लोग एक बार यहाँ पर लिखेंगे भी और उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे सिंपल एरिया लिख लेता हूँ। रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला वो हम अप्लाई कर देंगे। हमको एक लेंथ गिवन है और उसकी वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और दूसरी विड्थ गिवन है जिसकी वैल्यू है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे जो विड्थ है इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। सिंप्लीफाई क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 आता है तो यहाँ से डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लेते हैं, तो सिर्फ इतनी टर्म को हम रैशनलाइज कर लेते हैं और ये 5 और ये माइनस को वैसे लिख लेते हैं और 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिर्फ इतने इतने पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं और इतना हम कर भी सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये 5 और ये माइनस वैसे ही रहेगा और इस नंबर को रेशनलाइज किया। डिनोमिनेटर में जब एक ही टर्म होती है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते होते हैं और इतने स्टेप का नाम है रेशनलाइज और ये आ जाएगा 5 माइनस ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, नीचे वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होके होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और बाकी रह जाएगा 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। अब ये 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4 और ये बन जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह से ये जो एक लेंथ है ये एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, आगे इसको सॉल्व करना हमारे लिए कदरे आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको फाइंड आउट कर लेंगे एरिया को। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या फिर विड्थ। चूंकि मैंने अब W का नाम दिया हुआ है तो मैं वही यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो एरिया तो हमने कैलकुलेट करना है, एरिया वैसे रहेगा, L की जगह पर L की वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 इन टू W की जगह पर W की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 18 है और ये 2 है, इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। इस वाली ब्रैकेट को इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या बनता है। सबसे पहले हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 10। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10।
उसके बाद इसी 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है अगली टर्म के साथ। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, तो ये -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4 और ये आएगा स्क्वायर रूट 2 वैसे ही। उसके बाद 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये बनेगा +5 स्क्वायर रूट ऑफ 18 वैसे ही। उसके बाद माइनस ये वाला जो 2 और ये स्क्वायर रूट 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये 2 तो वैसे आएगा, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 18 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 18। अब इसको मज़ीद आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, बल्कि फर्स्ट 2 टर्म्स वैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको भी करेंगे। तो कैसे करना है, फर्स्ट टर्म है 10, 10 को वैसे लिखेंगे, 10 आ गया एज इट, माइनस नेक्स्ट टर्म है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो भी वैसे आ जाएगी। अगली टर्म है +5 स्क्वायर रूट 18 के 2 फैक्टर्स बनाते हैं, एक बना लेते हैं 9 और एक बना लेते हैं 2, 9 टाइम्स 2। इस ऐसा इसलिए किया कि हम लोगों ने यहाँ से 18 में से जितना स्क्वायर रूट से बाहर नंबर आ सकता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और जो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा उसको वहाँ रख लेंगे। अब उसके साथ ये 18 और 2 जो है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है देखते हैं, माइनस का 2 एज इट, स्क्वायर रूट ऑफ 18 और 2 मल्टीप्लाई होके बनेगा 36। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं, ये वाला जो 10 है ये एज इट आएगा, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही, प्लस 5 को वैसे लिखते हैं और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। और आगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को वैसे ही लिख लेते हैं, -2 वैसे ही, और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6, ये कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके बाद 10 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के बगैर टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट 2 के बगैर जो टर्म्स हैं वो आपस में सोल्व हो जाएंगी। 12 में से 10 निकाल देंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन नेगेटिव है। अब उसके बाद 15 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म्स आपस में सोल्व हो जाएंगे, इसका साइन प्लस का है, इसका माइनस का है, तो 15 में से हम 4 निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी आएगा 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही, और साइन आएगा प्लस का, और इसके जो यूनिट आएंगे वो आएंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया हमने कैलकुलेट किया है, इसके अंदर ये एक इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, तो ये जो आंसर हमने एरिया का फाइंड आउट किया है ये a+b स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये इसका आंसर है। ले जी, अभी क्वेश्चन 4 आता है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। दो नंबर्स हैं, कौन से हैं हमें कोई पता नहीं, हम सपोज कर लेते हैं, लेट x एंड y आर दी रिक्वायर्ड नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं। तो इसमें दो कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं। नंबर 1 कंडीशन है कि अगर उनको ऐड करते हैं, सम का मतलब होता है ऐड करना, अगर उनको ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, अगर ऐड करते हैं तो आंसर बनता है 68, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 68। और यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन प्रोवाइड की गई है, एंड द डिफरेंस, अगर हम इनको माइनस करते हैं तो वो डिफरेंस आता है 22। तो लो जी, अगर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन इनको माइनस करेंगे तो 22 बनेगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा काम है एक x की वैल्यू फाइंड करना और एक y की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट लिखी है। जब दो इक्वेशंस को ऐड करना होता है तो लेफ्ट साइड को ऐड करते हैं, मतलब x प्लस वाई में ऐड करेंगे x माइनस वाई को, लेफ्ट साइड को ऐड किया जाएगा, और राइट साइड में राइट को ऐड करेंगे। 68 और 22 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पर जब ऐड करना है तो y प्लस का y माइनस का कट जाएंगे, x में ऐड होके 2x बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। कैलकुलेटर को यूज़ कर लीजिएगा, 68 22 ऐड करने से 90 बनता है। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 90/2, और 90 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 45 आता है, तो एक x का आंसर बन गया 45। अब y का आंसर निकालना है,
तो y का आंसर निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहले लिखी है तो इसकी वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसमें से दूसरी इक्वेशन माइनस करनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, राइट में से राइट को। जब माइनस करना होता है तो साइन चेंज कर देते होते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 22 का साइन प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, y में y को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 68 में से 22 को माइनस करेंगे तो आएगा 46, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा y इज इक्वल टू 46/2, और जब 46 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 23। तो इस तरह से हमारे पास ये वो दो इंटीजर्स हैं, y की वैल्यू 23 और x की वैल्यू 45। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 68 बनेगा, और अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 22 बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द वेदर इन लाहौर was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade. By using formula, हमें फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है F Fahrenheit का, which is equal to 9/5 degree centigrade plus 32. Find the temperature as a Fahrenheit scale. जस्ट हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। टेम्परेचर हमको गिवन है जो कि है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है, फॉर्मूले में जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है और हमारा टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9/5 को हम लिखेंगे एज इट, और डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पर जो उसकी वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, वो है 48, और टेम्परेचर की जो यूनिट्स हैं वो हम एंड पे मेंशन कर लेंगे, और ये 32 एज इट आ जाएगा। तो अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम लोग लॉन्ग प्रोसीजर की तरफ चलें। तो कैलकुलेटर में हम लोग सबसे पहले 9 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनता है 1.8, और 1.8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 के साथ, और जो भी आंसर आएगा उसमें 32 को प्लस कर देंगे। तो अभी मैं इस 1.8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 48 के साथ, और जब इसको 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 86.4 बनता है, और प्लस का 32 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 86 के अंदर हम इनको ऐड कर देते हैं, तो जब 32 को इसमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर बनता है 118.4, और इस तरह से हमारा ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट हो जाता है फ़ारेनहाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ये प्रोवाइड किया गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। एक बाप और एक बेटे की जो उम्र है उनको जब ऐड करते हैं तो 72 ईयर्स बनता है। जितनी ये स्टेटमेंट हमें बताई गई है इतनी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद हम अगली स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। पहले इतनी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब ना वालिद की एज के बारे में पता है, ना ही बेटे की एज के बारे में पता है कि एग्जैक्ट दोनों की एजेस ओरिजिनली हैं क्या, किसी की एज के बारे में नहीं पता। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द करंट एज ऑफ द सन, जो बेटे की मौजूदा उम्र है वो x ईयर्स है। इसके साथ मैंने y नहीं लिखा, वो इस तरह से होगा कि y और x जो है ना ऐसे लग रहा होगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्चुअली मैंने x ही लिखा है सिंपल, या फिर इसके साथ पूरा वर्ड लिख सकते हैं ईयर्स। करंट एज जो बेटे की है वो x ईयर्स है, और उसके बाद करंट एज ऑफ जो फादर आती है वो है 72 माइनस एक्स। मगर कैसे? बाप और बेटे की जब एजेस को ऐड करते हैं वो 72 आता है, यानी कि बाप और बेटे दोनों की एजेस को ऐड करेंगे तो 72 बनेगा। और अगर 72 में से बेटे की अगर मौजूदा उम्र निकाल देते हैं, मौजूदा उम्र हमने सपोज कर लिया है कि वो x है, तो 72 में से बेटे की मौजूदा उम्र x निकाल दी तो बाप की मौजूदा उम्र आ जाएगी, करंट एज ऑफ द फादर आ जाएगी हमारे पास। अब इसके बाद अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अगर बेटे की मौजूदा उम्र x है तो फादर की जो मौजूदा उम्र होगी वो 72 में से x निकाल देंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 72 बनता है। तो 72 में से बेटे की मौजूदा उम्र हम माइनस कर देते हैं।
अब इसके बाद आगे कहते हैं 6 years ago, 6 years ago, 6 साल पहले की बात है। 6 years ago द एज द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। जो वालिद की उम्र थी वो बेटे की उम्र का दुगना है। वट वॉज द एज सन एज 6 year ago, 6 साल पहले जो है ना वो बेटे की उम्र क्या थी, उसको हमने कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, आपको ये मैं बात समझाता हूँ। अब देखिए 6 years ago, अगर बेटे की मौजूदा आज के दौर में उसकी जो उम्र है आज की डेट में वो एक्स ईयर्स है, तो आज से 6 साल पहले मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटे की आज जो मौजूदा उम्र है वो है 36 years। तो 6 साल पहले का मतलब है कि 36 में से 6 माइनस कर देंगे, हमारे पास बाकी रह जाएगा 30। तो अगर 36 नहीं है तो बेटे की अभी मौजूदा जो उम्र है वो एक्स है। तो 6 साल पहले जाने के लिए हम एक्स में से 6 को माइनस कर देंगे, तो ये बेटे की 6 साल पहले की उम्र आ जाएगी। इसी तरह से फादर की जो 6 साल पहले है, 6 years ago, 6 year ago की बात हो रही है, 6 साल पहले की। तो वालिद की जो मौजूदा उम्र है वो है 72 - x। तो 6 साल पहले जाने के लिए हम लोग इस उम्र में से 6 माइनस कर देंगे, यानी कि 72 - x, इसमें से माइनस करेंगे 6। वालिद की जो मौजूदा उम्र थी वो 72 - x थी, तो 6 साल पहले जाएंगे तो -6 कर देंगे। और अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 72 में से 6 निकाल देंगे तो ये बाकी रह जाएगा 66 - x। तो ये वालिद और उसके बेटे की जो है ना वो 6 साल पहले की उम्रें आ गई। अब इसमें एक कंडीशन प्रोवाइड की गई है। कंडीशन ये है, आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ATGC का मतलब है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन है क्या, 6 साल पहले जो फादर की एज थी, फादर्स एज 6 years एगो, ये 6 year एगो की वर्किंग कर रहे हैं। 6 फादर्स एज इज इक्वल टू, ये इक्वल थी 2 times ऑफ सन्स एज, जो बेटे की उम्र थी उसका दुगना थी। यहाँ पे ये एज मेंशन करेंगे और अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे एज। तो यहाँ पर फादर्स की जो एज 6 साल पहले बनती है वो बनती है 66 - x इज इक्वल टू 2 times ऑफ सन एज। सन की एज जो बनी थी वो थी x - 6। इस 2 को अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, 66 - x वैसे ही आएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2x - 12। एक्स वाले नंबर एक साइड पे कर लेते हैं और एक्स के बगैर नंबर दूसरी साइड पे। ये एक्स इधर माइनस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके प्लस होगा, और 12 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा 66 + 12 इज इक्वल टू 2x + x। 66 के अंदर 12 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 78 इज इक्वल टू 2x ये वाला और 1x ये वाला, ये बन जाएगा 3x। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आएगा 78/3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से जो x का आंसर आएगा वो आता है 78 को जब 3 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर बन गया 26। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे 26। तो ये x जो है, ये x एक्चुअली है क्या था, इसको हमने स्टार्ट पे लेट किया था। मैं आपको बताता हूँ कि ये x ओरिजिनली है क्या। ये लिखा हुआ है द करंट एज ऑफ द सन इज इक्वल टू x। ये उसके बेटे की करंट एज जो है वो आई है, ये उसकी करंट एज आई है। तो ये करंट एज कितनी आई है, ये 26 है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, ये 26 एज है। तो अब हमने जो फाइंड आउट करनी है वो एज फाइंड करनी है 6 years एगो। तो हम 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो वो एज हमारे पास आ जाएगी 6 years एगो। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सन्स एज, एज 6 years एगो। ये उसकी एज 6 साल पहले की आ जाएगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट एज में से 6 माइनस करते हैं, और करंट एज है उसकी 26 - 6, और इनको जब माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो 6 साल पहले उसकी जो एज थी वो 20 years थी बेटे की, जो उसकी एज बनती थी। जो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। क्वेश्चन नंबर 7 इज मिरहा bought a toy for 1500 rupees and sold
फॉर 15-20 रुपीज़, व्हाट वाज हर प्रॉफिट इन परसेंटेज। मिरहा एक टॉय को परचेज करती है जिसकी प्राइस है 1500 रुपीज़। मिरहा ने एक टॉय परचेज किया है 1500 रुपीज़ का, तो उसको हम मेंशन कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। ये उसने परचेज किया है, परचेजिंग प्राइस है 1500 रुपीज़, और उसने उसको सोल्ड किया, आई मीन सेलिंग प्राइस है 1520 रुपीज़। तो 1520 रुपीज़ हमने इसको एसपी के तौर पर लिख दिया, दैट इज़ सेलिंग प्राइस। अब हमने परसेंटेज में प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रॉफिट उसने लिया कितने हैं। तो उसके लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस है 1520 और कॉस्ट प्राइस है 1500, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। ये 20 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है। अब इस 20 रुपीज़ का हम निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का फॉर्मूला हमारी बुक में ही दिया गया है, तो वहाँ से इसको मैंने कॉपी किया है। प्रॉफिट इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट, पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट, और प्रॉफिट यहाँ पे जो आया है वो है 20, और सी पी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है वो है 1500, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और वो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 20 को 1500 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो जब मैंने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 1.33 अप टू सो ऑन। तो इसका इतना ही काफ़ी है कि 1.33% ये इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट इस तरह से है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the accepted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? सबसे पहले एक तैयब है, उसकी टोटल इनकम हमें बताई गई है, तो मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। तो टोटल इनकम को टी आई के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो टोटल इनकम है उसकी 9,60,000। एग्जेप्टेड अमाउंट मतलब ये है कि ये एक ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, मतलब इतनी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से इतनी अमाउंट निकाल देंगे, जो बाकी बचेगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर एग्जेप्टेड अमाउंट का मतलब ये है कि ये टोटल 1,30,000 है, तो इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना। और टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट है 0.75%। टैक्स रेट इज़ 0.75%, और परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो इसको लिख सकते हैं 1/100, और जब 0.75 को 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.0075। या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा कि 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपके पास क्या आएगा, टैक्स रेट जो लगेगा वो ये वाला लगेगा। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगी, क्या मतलब इस बात का कि एक तो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से कुछ अमाउंट ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता उसको हम माइनस कर देंगे। तो टी आई में से, टोटल इनकम में से एक्सेप्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8,30,000। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। तो अब इसका हम टैक्स निकाल देते हैं कि टैक्स की अमाउंट बनती कितनी है। उसका मैंने ये फॉर्मूला हमारी बुक से नोट कर लिया है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक्चुअली ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। टैक्सेबल अमाउंट हमने जो फाइंड की है वो आती है 8,30,000, तो ये आ जाएगा 1,30,000 मल्टीप्लाइड टैक्स रेट। टैक्स रेट हमने स्टार्ट में फाइंड कर लिया था, वो है वो आता है 0.0075। टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे और टैक्स रेट की वैल्यू लिखेंगे, और ये फॉर्मूला है, इसको आपने मेमोराइज करना है टैक्स अमाउंट निकालने के लिए। और अब इनको सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ है मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.0075, और इस तरह से ये इसका जो अमाउंट आती है वो आती है 6,225। तो ये टैक्सेबल अमाउंट है, इतना टैक्स उसको
पे करना पड़ेगा जो उसकी टोटल इनकम है उस पर। अभी आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर। टेन्योर बताया गया है कि 1 साल के लिए इस अमाउंट पर हम लोगों ने सूद फाइंड आउट करना है। जो मार्कअप होता है इसको इंटरेस्ट कहते हैं और इंटरेस्ट मीन सूद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं बता रहा हूँ। एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट बता दी गई है जो कि बैंकिंग ज़बान के अंदर इस अमाउंट को जो टोटल अमाउंट होती है जिस पर इंटरेस्ट निकालना होता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। टोटल रकम जो जिस पर हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो वो है 3,75,000। अब इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो हर बैंक का वेरी करता है। यहाँ पर जो है वो 14% है। तो हमने 14% के लिहाज से इसका इंटरेस्ट फाइंड करना है। 14% का मतलब होता है परसेंट मीन आउट ऑफ 100। तो मैंने लिख दिया 1/100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो ये बनेगा 0.14। और यहाँ पर जो टाइम टेन्योर है वो है 1 ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला है इसको याद रखना है। फॉर्मूला इस तरह से है कि प्रिंसिपल अमाउंट को आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जितने टेन्योर का निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल टेन्योर 1 ईयर है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ईयर्स को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 3,75,000 और मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.14 और उसके बाद आता है टाइम टेन्योर दैट इज़ 1। अब इन दोनों को सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई कर देना है और कैलकुलेटर को यूज़ करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है वो ज़रा देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे 3,75,000 और मल्टीप्लाई करना है 0.14 के साथ। तो इसका आंसर आता है 52,500 RS। तो ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बनती है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्मूले के थ्रू भी किया जा सकता है। एक सेकंड फॉर्मूला, डेटा सारा यही यूज़ करेंगे और फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेंगे। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर ये जो मैंने सिंपल सा एक सादा सा फॉर्मूला लिखा है ये अप्लाई कर लो, दोनों से आंसर सेम आता है। तो एक फॉर्मूला याद कर लें, आई थिंक सो ये ज़्यादा बेटर है, आसान है इसको याद करना। सिंपल 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाती है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर की जो है वो अभी एक रिव्यू एक्सरसाइज है वो, और इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं वो एक अलग वीडियो के अंदर अपलोड करता हूँ।